नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम विशेष लेकर एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो आप सही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग हूं। मैं बात कर रही हूं ऑटिज्म की। ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक विकार से जुड़ी हुई समस्या है जिसमें बच्चे के माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप अर्ली इंटरवेंशन के चलते अपने बच्चे के जीवन में सुधार कर सकते हैं। इसके प्रति आपको जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया भर में 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस डे पर हम ये समझेंगे कि आखिर ऑटिज्म क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी समस्याएं होती हैं, इसके साथ चुनौतियां क्या हैं और कैसे मैनेजमेंट की जा सकती है। इस पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हुए हैं डॉक्टर सुरजीत कुमार जी को, जो कि लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक, SMGS हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और मुझे मौका देने के लिए। इन जो हमारे डेवलपमेंटल डिलेड बच्चे हैं इनको इनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, सो दैट हम जल्दी से इंटरवेंशन कर पाएँ और इनको अच्छी सी लाइफ प्रोवाइड कर पाएँ इन फ्यूचर। जी सर, पूरे विश्व भर में आज ये डे जो मनाया जा रहा है, हम इसके उपलक्ष्य में ये समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर जो ऑटिज्म होता है वो है क्या और ये कितनी बड़ी समस्या है। तो ऑटिज्म जो है ये बहुत ही आम बीमारी तो नहीं बोलूँगा, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन है। और एज पर WHO जो डेटा 2022 के हिसाब से इतना कॉमन है कि हर 100 बच्चे में एक बच्चा जो होगा वो ऑटिस्टिक होगा। सो ये है हायर इनकम कंट्रीज का। अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे कि हमारा देश है, इसका डेटा हो सकता है कि इसका इंसिडेंस इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि हमारे अभी इतना डेटा है नहीं इंडिया का। बट ऐसा हो सकता है कि इसका इंसिडेंस जो हो और ज्यादा हो सकता है कि 50 में एक बच्चा जो हो वो ऑटिस्टिक हो। ठीक है। और ऑटिज्म में क्या रहता है कि ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे में डिफिकल्टी रहती है कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका सोशल कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्टेड रहता है। ठीक है। और दूसरा इनमें रहता है, एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर रहता है वो रहता है कि इनमें रेपिटेटिव और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है। जिसका मतलब है, रेपिटेटिव का मतलब है कि वो एक ही चीज बार बार करते हैं, और साथ में रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि वो एक ही चीज करेंगे। और उसमें ये है कि अगर आप उनको थोड़ा भी कोशिश करो वहां से डाइवर्ट करने का तो वो अग्रेसिव हो जाएंगे, वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे। हाइपर एक्टिविटी भी उनमें देखी जाती है। उसी का पार्ट आप बोल सकते हैं हाइपर एक्टिविटी। जी सर, ये एक डिसेबिलिटी जो मानसिक विकार से जुड़ी हुई समस्या है, इसके जो लक्षण है किस एज से जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं? तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो लक्षण हैं 2 साल से पहले ही आ जाते हैं। अगर आप देखो 2 साल से पहले ही आ जाते हैं। और पेरेंट्स का मेनली इनमें जो 2 साल से पहले आते हैं वो ये रहता है कि बच्चा हमारा हमसे बात नहीं कर रहा है। वो बोलते हैं कि बच्चा हमारा लेट बात कर रहा है। मेरे दोस्त हैं उनके बच्चे तो अभी इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरा बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये बड़ी जल्दी आप पिक कर सकते हो अगर आप देखो तो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इनमें लैंग्वेज अफेक्टेड रहती है। अब लैंग्वेज अफेक्ट होने के कैसे कैसे क्या क्या कैसे अफेक्ट होगा, तो कुछ होता है कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। हो सकता है कि उनकी वोकैबुलरी नॉर्मल है। नॉर्मली जैसे आप देखो 2 साल से नीचे के बच्चे को कम से कम 20 से 50 वर्ड वो बोलता है। ऑटिस्टिक बच्चे हो सकता है कि वो वर्ड बोलें, मम्मा पूछे कि बेटा ये तो ये तो ये, बट वो अपनी बात जो है वो रख नहीं पाते हैं, सेंटेंसेस में समझा नहीं पाते हैं। ठीक है। तो एक ही रहता है। किसी किसी बच्चे में ऐसे रहता है कि वो सीख रहा होता है और मदर बोलते हैं कि ये तो सीख रहा था, ये तो बातें कर रहा था, अभी बात करना बंद कर दिया। कभी कभी ऐसे भी होता है। ठीक है। और दूसरा रहता है कि मैं आवाज लगाती हूँ, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं बहरा तो नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट कराओगे और देखोगे तो उनका जो सुनने की क्षमता रहती है वो नॉर्मल रहती है। उनका यही है कि वो ध्यान नहीं देते हैं जब भी कोई बुलाए, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में है। सर जी, कुछ आपने ऐसे लक्षण बताए जिनको लेकर पेरेंट्स आपके पास आते हैं, शिकायत करते हैं। तो रेड फ्लैग्स साइंस क्या आप देखते हैं जब आप कंफर्म कर देते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है? ठीक है। तो हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चों को कंफर्म करने के लिए कुछ कुछ टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। हम डॉक्टर्स लोग या फिर जो भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टूल यूज करते हैं। तो जो कॉमन टूल हम यूज करते हैं यूजुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं, वो मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो यूजुअली दे कम बिटवीन द एज ऑफ 2 years to 6 years
मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं। तो कॉमन टूल जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एम चैट टूल जो कॉमनली यूज करते हैं हम। तो वो एक पेरेंट्स के लिए क्वेश्चनेयर रहता है। हम घर वालों को क्वेश्चनेयर दे देते हैं घर के लिए कि आपने ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, और जो आपको लग रहा है येस और नो में वो आपने टिक करना है। और पूरे डिटेल में लिखा होता है कि कितनी देर के लिए ऑब्जर्व करना है और क्या ऑब्जर्व करना है, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितनों को येस है कितनों को नो है। उसके हिसाब से हम लेबल करते हैं कि अच्छा ये ऑटिस्टिक है, इसमें अगर 2 का स्कोर है तो इसको हमने फॉलो करना है, और फ्यूचर में देखना है कि ऐड तो नहीं हो रहा है कुछ, या फिर बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर स्कोर लेस देन 2 है तो हम बोलते हैं कि नहीं ऑटिस्टिक नहीं है, ये जो इसका बिहेवियर है इट इज लाइकली टू बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। हम वैसे देखते हैं। दूसरा क्या रहता है कि और बहुत सारे टूल रहते हैं यूज करते हैं, बट अभी जो रिकमेंडेड टूल है वो है एमचैट, जो कि सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस फॉलो कर रहे हैं। इनसे हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऑटिस्टिक है कि नहीं है। ओके सर, डायग्नोस हो गया, असेसमेंट हो गई, कंफर्म हो गया कि बच्चा आर्टिस्ट है, अब आगे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कितना बड़ा रोल बन जाता है उनका। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है, पेरेंट्स डिनाइल मोड में रहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बच्चे की आगे की जो जिंदगी है उसे सुधारा जा सके। हाँ, तो जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको बताते हैं ये सब असेस करके कि नहीं देखो आपके बच्चे को ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स लग रहे हैं, हो सकता है कि ऑटिस्टिक हो। तो सबसे पहला उनका रिस्पांस होता है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो हो नहीं सकता, उनमें ये इनहिबिशन है, मे बी बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज, कि लोग हमारे बच्चे को क्या समझेंगे, लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे, है ना। बट मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा भला है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको कोई भी ट्रीटमेंट देना है, ऐसे आप बोलोगे कोई दवाई है नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट देना है तो उसमें पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल है। डॉक्टर्स तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बट जो ट्रीटमेंट है उसमें मेनली पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत जरूरी है कि वो इस डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे बच्चे को ये डिसऑर्डर है और मैं इसकी पूरी हेल्प करूंगी इसको बेटर बनाने में। ओपन एटीट्यूड के साथ उसे स्वीकार कर लेंगे तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें सुधार हो सकता है। सर, एक लर्निंग एक एज होती है जिसमें बच्चा कुछ सीखता है, एक रीडनेस एज होती है, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाता है तो बच्चा कितना पीछे रह सकता है दूसरे बच्चों के साथ। तो देखो जैसे हमारे पास बच्चा आ गया, एक बच्चा जो 3 साल का है, 3 साल पे वो जो चलना लिखना ये सारा कर लेता है, बट 3 साल के हिसाब से उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं है, 3 साल के हिसाब से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया काउंसलिंग तो बच्चा कैचअप कर लेगा। डिपेंड करता है कि किस स्पेक्ट्रम में बच्चा फॉल कर रहा है। अब सपोज करो माइल्ड स्पेक्ट्रम में बच्चा फॉल कर रहा है तो मैं इंटरवेंशन दूंगा, इट माइट टेक अराउंड 6 और 1 ईयर कैचअप करने के लिए। और कोई बच्चा जिसमें सिग्निफिकेंट डिले है, एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे आ रहा है जो, उसमें हो सकता है कि काफी टाइम लगे। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ब्रेन का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो इनिशियल ईयर्स में होता है, मैक्सिमम 3 इयर्स में और टू सम एक्सटेंट टिल 5 इयर्स। तो जितनी जल्दी इंटरवेंशन करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स अच्छा मिलेंगे। स्टिमुलेशन की बहुत ज्यादा, जितना जल्दी करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर, ये ट्रीटमेंट कहाँ पे दिया जा सकता है? अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स कहाँ पर है? तो अभी सरकार की तरफ से अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये सारी इंटरवेंशंस वहां पे कर सकते हैं। अब वहां पे क्या क्या कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हर सेशन आप पूरा दिन इंटरवेंशन सेंटर में बैठ सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे मेनली एक तो बच्चे को देखा जाता है, दूसरा पेरेंट्स को समझाया जाता है। तो बच्चे में क्या क्या देखा जाता है, जैसे अब पेरेंट्स को हमने फर्स्ट काउंसलिंग सेशन में बताया था कि आपने ये इंटरवेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि आपको 1-to-1 टीचिंग और स्टोरी टेलिंग करनी है, और वो जो स्टोरी टेलिंग है इट शुड बी इन पिक्टोरल फॉर्म, मतलब ऐसी बुक्स खरीदनी है जिसमें पिक्चर्स हैं और स्टोरी फॉर्म्स हैं। तो आपने पेरेंट्स को, बच्चे को पेरेंट्स ने फिंगर के साथ बताने की ओके आपने ऐसी स्टोरी स्टार्ट करनी है, उससे इंटरेक्ट करना है, उससे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक तो आपकी आई के साथ आई कांटेक्ट बन रहा है, तो उनमें इमोशनल रिलेशनशिप बन रहा है। इमोशनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। तो पेरेंट्स और बच्चे में इमोशनल रिलेशनशिप बन रहा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उनको स्टोरी बता रहे हैं, तो वो बाद में आपको क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा मम्मा मुझे भूल गया, पहले इससे पहले क्या हुआ था। तो दूसरा स्टोरी टेलिंग में उनका इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप ये पेरेंट्स को बताओगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट विजिट में इंटरवेंशन सेंटर में बच्चा आ रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर ये असेस करता है कि कितना पेरेंट्स को बेटर लग रहा है बच्चा कम्युनिकेशन के हिसाब से, और डॉक्टर खुद भी इंटरेक्ट करता है। तो उससे पता चलता है कि ओके
कुछ हद तक सुधार है। तो ये आगे आप बच्चे को असेस कर रहे हो। दूसरा, आप पेरेंट्स को नई चीजें बता रहे हो, जैसे 1-to-1 टीचिंग, 1-to-1 गेम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स भूल जाते हैं करना, हम ये सब बता देते हैं उनको, इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चे के साथ खाना खाना भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हम बच्चे को बोलते हैं, हम बच्चे को खाना दे देते हैं, पेरेंट्स एक टीवी देख रहा है या किचन में है, दूसरा मोबाइल चला रहा है, तो बच्चा अकेले खाना खा रहा है। अब जैसे हम अगर उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चा हमसे सीख रहा है, ग्रुप में बैठना सीख रहा है, क्योंकि इनको रहता है कि अकेले रहना अपने ही मन में आत्म केंद्रित रहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये सीख रहा है कि ग्रुप में कैसे बैठना है, ठीक है। दूसरा ये सीख रहा है कि पेरेंट्स से कि हम खाना कैसे खा रहे हैं। अब क्या होता है, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चा खाना खा रहा है, फोन दे दिया, बच्चा खाना खा रहा है, टीवी ऑन कर दिया। वो कहीं ना कहीं बहुत काम करने की जरूरत है इनके बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स को बहुत डेवलपमेंट इनकी हो सके, संपूर्ण इनका विकास हो सके, उसके लिए पेरेंट्स को एम्पावर होना बहुत जरूरी है कि कैसे इनको डील करना है। सर, एक क्वेश्चन जो आपको हर पेरेंट्स पूछता होगा, क्या उनका बच्चा एजुकेशन हासिल कर सकता है? जी, तो बिल्कुल देखो, इसमें क्या है, ऑटिज्म में, इस ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक स्पेक्ट्रम पे क्या होता है कि कुछ बच्चे जो रहते हैं, ऑल्दो उनका सोशल इंटरेक्शन कम है, बट उनका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में हो सकता है उनसे ज्यादा हो। और एक एक्सट्रीम ऐसा है जिनमें कि एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि बच्चों को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, जिसको हम हमारी भाषा में दौरा बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम है, या हमारे बच्चों को हाइपर एक्टिविटी है, या बाकी एसोसिएटेड मेडिकल इलनेसेस हैं। तो उनमें यूजुअली क्या होता है कि ये प्रॉब्लम, आप उनमें ये चीजें लेट सीखते हैं वो बच्चे, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। बट अगर एक एक्सट्रीम पे देखो, उनका आईक्यू हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल हो, तो वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं एडोलसेंट एज में उनको गुड टच, बैड टच सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा सर। उम्र के हर पड़ाव पे उनका एक सहयोग जो करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहता है इन बच्चों के साथ। सर, जो प्राइड डे मनाया जा रहा है, इसका मोटिव जो है वो क्या आप देखते हैं कि कैसे उन्हें हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, हमें पता है कि नॉर्मल बच्चों से अलग है, ठीक है। तो हमारे इस डे का मोटिव है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और हर स्टेप पे हमने उनकी हेल्प करनी है, और हर लेवल पे हमने अलग अलग इंटरवेंशंस करके उनको बेहतर लाइफ प्रोवाइड उनके जीवन में सुधार लाना है। सर, आज इस समय पर आपने हमें जानकारी दी कि कैसे इन बच्चों का हम जीवन को संवार सकते हैं ताकि एक सम्मान पूर्वक जिंदगी को जी सके। आपने हमारे साथ कीमती समय शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि इस डे को मनाए जाने का जो मेन मोटिव है वह है स्वीकार करना, सहयोग करना, सम्मान करना और उनको समझना, ताकि वो अपने जीवन को एक अच्छे तरह से वो जी सके। इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन जम्मू।